काल के घर घर नाथ से ये सदा आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लेकिन कवियों पर यह आरोप नहीं लगता कि ये बिकाऊ है, क्योंकि कवि अभी भी मंच पर जाता है, प्रयासों के प्रवाहों से मिलती है, संघर्ष की राहों से मिलती है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, माँ बाप की दुआओं से मिलती है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीषा गौर, लाइफ कोच, स्पीकर, एनएलपी ट्रेनर और अब पॉडकास्टर भी। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक जाती है और बातचीत करने से दो देशों की समस्या भी खत्म हो जाती है। तो हम अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को बात करके खत्म कर सकते हैं। वो सवाल जो जिंदगी में आते हैं उनके जवाब ढूंढ सकते हैं। तो बातचीत करते रहिएगा। आज की बातचीत हम करने वाले हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा से, जो साहित्यकार हैं और भी बहुत कुछ हैं। मैं सिर्फ दो चीजें बताना चाहूंगी, बाकी आपको जानने का जरूर हक है। ये भी जानने का हक है कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने इनको सम्मानित क्यों किया था। ये भी कि इनकी जो 10 किताबें हैं वो क्या क्या हैं, ये भी कि नई महाभारत से इनका क्या लेना देना है, और ये भी वो कौन से 1000 कवि सम्मेलन है जहां ये अभी तक कविताएं पढ़ चुके हैं, और वो कौन से देश हैं आधी दुनिया जहां ये घूम चुके हैं। ये सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और आपको एक वीडियो भी मिलेगा जिसमें ये सारी जानकारी होगी। आज हम बात करेंगे भाई राजीव शर्मा जी से कि जिंदगी की लड़ाई में कैसे कैसे वो आगे बढ़े और आप सब उससे क्या सीख पाएंगे, और बात करेंगे कि संस्कृति और संस्कार जो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा गड़बड़ सा हो रहा है, उसको हमारे समाज में वापस लाने के लिए क्या करें। सो राजीव भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मनीषा, धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो अंतरराष्ट्रीय आपके नाम के आगे लगा है, इसके लगने के पहले का स्ट्रगल क्या है। अंतरराष्ट्रीय शब्द मेरे कवि के पहले लगाया हुआ विशेषण है। अंतरराष्ट्रीय बनने से पहले राष्ट्रीय विशेषण था, राष्ट्रीय से पहले प्रदेश का विशेषण था, प्रदेश से पहले शहर वाला विशेषण था, शहर से पहले कॉलेज वाला, और कॉलेज से पहले स्कूल वाला था। अब ये स्कूल से लेकर अंतरराष्ट्रीय कवि होने तक की जो यात्रा रही, इसमें बेशक संघर्ष तो आई है। जैसे स्कूल लेवल की मैं बात करूं तो कई बार कविता प्रतियोगिताओं में जब हम जाते थे तो हार भी जाते थे, और हार जाते थे तो निराश होते थे, उदासी छा जाती थी, ऐसा लगता था छोड़ो अब क्या करना है। मगर उस समय आप जैसी कोई शिक्षिका, कोई शिक्षक होता था और वो हमें इस बात का एहसास कराता था कि बेटा डरना नहीं है, इसको यात्रा को जारी रखो। तो ऐसे हम स्कूल से कॉलेज में आ गए। कॉलेज में जहाँ आप पढ़ी उसी गुजराती कॉलेज इंदौर में मेरा भी अध्ययन अध्यापन हुआ। वहाँ डॉक्टर अरविंद पाल जैसे शिक्षक थे, वो हमें जब हतोत्साहित आता था, हतोत्साहित होता था मैं, तो वो प्रोत्साहन देते थे। तो वो फिर विशेषण कॉलेज का हुआ, फिर कॉलेज से ऐसे ही प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हुआ। तो संघर्ष वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनौतियां आएंगी, शिकस्त भी आएगी, लेकिन आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी यदि आप ये समझ ले या आपको कोई समझा दे कि असफलता ही सफलता की गारंटी होती है। कोई ऐसा समय या कोई ऐसी घटना आपके संघर्ष के समय की जो आपको लगता है कि हमें हमारे दर्शकों को और सभी भाई बहनों को बतानी चाहिए। जी, ऐसा तो कई बार हुआ, लेकिन खासतौर पर कॉलेज के समय का मैं जिक्र करूं तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में बना ही था, और वहां पर एक काव्य पाठ प्रतियोगिता होने जा रही थी, जिसमें इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं वहां पर पहुंचा। वहां पर बहुत अच्छी प्रस्तुति होने के बाद भी पता नहीं निर्णायकों को क्या लगा, उनका अपना क्राइटेरिया क्या होता है, तो मैं हार गया उस प्रतियोगिता में। मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिला प्रतियोगिता के निर्णय घोषित होने तक। लेकिन वहां पर जो बिलासपुर की जनता थी
बिलासपुर का स्टूडेंट वर्ग था और वहाँ पर दीगर जो प्रोफेसर्स बैठे थे, उस समय मैं तो स्टूडेंट था, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। उन्होंने समवेत स्वर से इस बात का विरोध किया कि इन्हें सर्वश्रेष्ठ कवि का पुरस्कार मिलना चाहिए, ये क्यों नहीं दिया गया। तो जब सबने विरोध किया, समवेत विरोध हुआ, हर तरफ से विरोध हुआ, वहां जो मीडिया आया था उसने भी कहना शुरू किया, तो फिर वो निर्णायक फिर से बैठे और उन्होंने जब शीट को ध्यान से देखा तो उसमें एक राजीव कुमार वर्मा कहीं से आए हुए थे। तो वो राजीव कुमार वर्मा दरअसल वो शिकस्त में गए हुए थे और उसकी जगह राजीव कुमार शर्मा का नाम आ गया। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई मुझे। लेकिन जब मैं हारा था तब मैं बहुत नर्वस हुआ। मुझे लगा कि इतनी तैयारी के बाद, तरबूज का भूत करके एक मेरी बड़ी प्रसिद्ध कविता, वो मैंने वहीं पर सुनाई थी पहली बार। तो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देने के बाद, इतनी तैयारी के बाद भी हार गए और जनता जनार्दन के साथ विद्वत जन और मीडिया भी कह रहा है कि जीतना चाहिए था। तो उस समय की ये जो ऊहा-पोह वाली मानसिकता थी, मुझे लगता है कि ऐसी मानसिकता जीवन में जब-जब भी आती है, तो वो वही बात होती है जो श्रीमद् भगवत गीता में, चूँकि आपकी अध्यात्म में भी रुचि है, अर्जुन की हुई थी कि मैं क्या करूँ, क्या न करूँ। और तब श्री कृष्ण ने यही कहा था कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा जित्वा वा वा भोक्ष्यसे भोक्ष्यसे महीम् महीम् तस्मादुत्तिष्ठ दुष्ट कौन्तेय कौन्तेय युद्धाय युद्धाय कृत कृतनिश्चयाः। अपने कर्म को निश्चय पूर्वक करो और वो यदि करते चलेंगे तो बाकी सब कुछ अपने आप बेहतर होते चलेगा। आपकी पहली कविता आपने कब लिखी थी और वो क्या थी? पहली कविता मैं जब खरगोन जिले के लोनारा गांव में मेरा जन्म हुआ और बहुत छोटा सा गांव है पश्चिम निमाड़ में। तो वहां पर राम मंदिर में रामचरितमानस का पाठ लगभग 75 वर्षों से लगातार प्रतिदिन होता ही होता है। तो मैं वहां जाया करता था। वो चूंकि निमाड़ का क्षेत्र है, तो वहां पर निमाड़ी में गरबी गाई जाती है। गरबी यानी हम जिसे गरबा बोलते हैं खासतौर पर गुजरात में, ऐसी वहाँ निमाड़ी में गरबी होती है। तो वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया। तो सामान्यतः गरबियाँ जो वहाँ पर लिखी जाती थी उस समय, सिंगाजी महाराज का क्षेत्र है प्रभाव वाला, तो वो गरबियाँ जो होती थी वो धर्म पर लिखी जाती थी, ईश्वर पर लिखी जाती थी, राम और कृष्ण के चरित्र पर लिखी जाती थी। मैंने ज्वलंत टॉपिकों पे गरबियाँ लिखना शुरू किया। मैंने महंगाई पर लिखी, मैंने बहुविवाह प्रथा पर लिखी। गाँव में उस समय छोटी बच्चियों की शादी हो जाती थी, उस विषय पर लिखी और इस तरह से यात्रा शुरू हो गई। और वो महंगाई वाली गरबी तो निमाड़ में इतनी लोकप्रिय हुई कि आज मुझे निमाड़ को छोड़े हुए लगभग 6 दशक हो रहे हैं। लगभग 5-6 दशक, तब तो अभी भी वो गाई जाती है उस क्षेत्र में। तो हमको भी तो सुनने का मौका मिलना चाहिए। अब तो कुछ थोड़ी बहुत पंक्तियाँ याद है मुझे, क्योंकि वो मैं सुना देता हूँ। निमाड़ी बोली है वो, तो हो सकता है कि दर्शकों को निमाड़ी समझने में थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन निमाड़ में भी इसे सुनने वाले होंगे ही यकीनन। और वो गरबी यूं शुरू होती है कि थारी मौत तो क्यों नहीं आई, ओ बेईमानी तू कहाँ सी आई। थारी मौत तो क्यों नहीं आई, बेईमानी तू कहाँ सी आई। सच्चाई खतू का धरी आई, ओ बेईमानी तू कहाँ सी आई। मास्टर सिगरेट पिय तो पोरियो पिय दारू। बाप न करयो नातरो तो छोरो लायो 3 जोरू। वेचण्यान शक्करम दही खड़ी मिलाइयो, बेईमानी तू कहाँ सी आई। थारी मौत तो क्यों नहीं आई, बेईमानी तू कहाँ सी आई। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मनीषा जी काफी बिल्कुल कुछ। बिल्कुल। निमाड़ का एक शब्द नात्रो जो प्रयोग किया, नात्रा का अर्थ होता है दूसरी बीवी ले आना। यही एक ऐसा शब्द होगा जो शायद समझने में थोड़ी कठिनाई हुई हो कुछ लोगों को।
हाँ, तो ये पर मेरी पहली कविता थी। भाषा अपनी बात जी, समझा देती जी, है, जी, भावना अपनी बात समझा देती जी, 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 है ना? है। तो बड़ी खूबसूरत कविता। तो आपने निमाड़ी में लिखा है, जी। और किस भाषा में लिखा है आपने? निमाड़ी के बाद मैंने हिंदी में तो काफ़ी कविताएँ लिखी, 1000 से ज़्यादा, फिर अंग्रेज़ी में लिखी और फिर कुछ उर्दू की ग़ज़लें लिखी। ये बस ये 4 भाषाओं में ही लिखता रहा हूँ अभी तक मैं। सबसे अच्छा कवि सम्मेलन आपकी ज़िंदगी का अभी तक, जहाँ आपको ऐसा लगा हो कि यहाँ बार-बार आना चाहिए? स्विट्ज़रलैंड का कवि सम्मेलन, वहाँ पर एफ़िल टावर में 2nd फ्लोर पर बहुत बड़ी जगह है। वहाँ पर कुछ कवि मित्र पहुँचे थे हम। वहाँ जो एनआरआईज़ हैं उन्होंने आयोजन किया था। तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा था, इधर बड़ी अच्छी साफ-सुथरी नदी बहती है, नीचे काफ़ी दर्शक वृंद थे और वहाँ पर जो कविताएँ सुनाई तो वो राष्ट्रीयता यानी भारतीयता से संबंधित थी। तो एनआरआई को वहाँ पे जो इकट्ठे हुए थे बड़ा मज़ा आया, उनकी आँखों में आँसू आ गए। वहाँ अपने देश को ज़्यादा भावनात्मक तरीके से वो लोग याद करते हैं। तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा स्मरणीय कवि सम्मेलन है। 2-3 चीज़ें हैं राजीव भाई साहब, जो मैं आपसे जानना चाहूँगी। हमारे देश में अभी भी 80% महिलाएँ होम मेकर्स हैं, जी, जो अपने लिए कुछ नहीं करती, पूरी ज़िंदगी अपने परिवार को सजाने-सँवारने में निकाल देती हैं। और चूँकि मैं एक काउंसलर हूँ, कोच हूँ, तो ऐसे कई सारे किस्से मेरे पास आते हैं, जहाँ वो कई बार निराश हो जाती हैं। यानी वो जो सेवाएँ देती हैं, जो सर्विसेज़ देती हैं, उसके बदले में उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता। हुँ, हुँ। लेकिन मुझे लगता है कि देश और समाज बनाने में उनका जो योगदान है, उससे बड़ा किसी का नहीं है। बेशक, बेशक। उनसे क्या कहना चाहेंगे? अ, मैं ये कहना चाहूँगा मनीषा कि ऐसा नहीं सोचें कि हमें रिकॉग्नाइज़ेशन नहीं मिलता। क्योंकि जब आप परिवार का निर्माण करते हैं, परिवार के लिए अपना समस्त जीवन समर्पित करते हैं, तो आपके परिवार से आपकी संतानों में आपका बेटा या बेटी जो कुछ भी बना, या आपकी माँ जो भी रही होंगी, हो सकता है वो आपकी तरह इस तरह के बाहरी जीवन में अपने आप को रेखांकित न कर पाई हो सकता है, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ। लेकिन आपने किया, तो आपने ये जो रेखांकन किया है, इस रेखांकन का कारण तो आपकी माँ ही है ना। बिल्कुल। इस रेखांकन का जो एक्चुअल घनत्व है वो तो वहीं से शुरू हो रहा है। तो रिकॉग्नाइजेशन एक सापेक्ष शब्द है। हम यदि परिवार के स्तर पर भी अपनी संतानों को, अपने देवर को या अपने पति को या अपने घर में जो कुछ भी है, जो भी रिश्तेदार हैं, उनको यदि हम सही दिशा देने में मदद करते हैं, यदि वो सही दिशा पर चल रहे हैं, तो उनका कोई सहयोग करते हैं, उन्हें मार्गदर्शन दे देते हैं, तो समाज आपको बाहरी समाज पूजे या न पूजे, जाने न जाने, लेकिन आपकी उपलब्धि जो है, वो किसी भी तरह से उन लोगों से कम नहीं, उन महिलाओं से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा है। जो देश भर में जानी-पहचानी जाती हैं। उनकी बुनियाद तो उनकी माँ से ही शुरू होती है ना। अब बुनियाद तो सामान्यतः दिखाई भी नहीं देती, लेकिन महत्व बुनियाद का उससे कम नहीं हो जाता। हाँ, लेकिन ये भी होना ज़रूरी है, ये एक पक्ष है, दूसरा पक्ष ये भी है कि यदि घर की किसी महिला में किसी भी तरह का कोई टैलेंट है, तो उस परिवार के पुरुष वर्ग के जितने भी किरदार हैं, उनका भी ये उतना ही दायित्व बनता है जितना वो महिला का है, कि वो उस महिला के उस टैलेंट को आगे आने के लिए उसे प्रोत्साहन दे, उसे स्वतंत्रता दे, उसे स्वायत्तता दे। यदि ऐसा करती है तो वो महिला जो अभी तक केवल एक परिवार का भला कर पा रही है, वो पूरे समाज का, पूरे देश का और पूरी दुनिया का भला करती हैं, कर रही हैं, कर सकती हैं। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। जो महिलाओं को कुछ न कुछ काम समाज के लिए करना ही चाहिए, करना ऐसा चाहिए। हम माने। जी, क्योंकि आज का जीवन कैसा है कि परिवारों में उतनी ज़्यादा व्यस्तता की ज़रूरत नहीं है कि पूरा दिन आपको देना पड़े। जी, बहुत सारी जी, सुविधाएँ जी। हमें अब अवेलेबल हैं, जी, तो महिलाओं को अपना योगदान समाज निर्माण में और देश निर्माण में देना ही चाहिए। देना चाहिए, बिल्कुल। यदि महिला की स्थिति ऐसी है तो। क्योंकि मनीषा यदि कोई ऐसी महिला है जो सामान्यतः आपके यहाँ हमारे घर में आया आती है काम करने वाली, अब वो उसकी स्थिति तो ऐसी होती है कि वो एक घर में जाती है, एक घर से दूसरे घर में उसका पूरा दिन ही लोगों के घर में काम करते-करते, बर्तन माँजते, झाड़ू निकालते हुए चले जाता है। और उसके घर की स्थिति ये होती है कि
ये कमाने वाली महिलाएं जो कुछ भी कमा कर घर लाती है तो उसके घर का पुरुष वर्ग उसे शराब में उड़ा देता है। ऐसा मैं इंदौर की कई कॉलोनीज में मैंने एक सर्वेक्षण किया था विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग के लिए। उसमें ये बात बहुत ज्यादा प्रतिशत से उभर कर सामने। तो अब वो ऐसी महिला के लिए तो यही है कि उनके घर वाले जो पुरुष हैं पहले वो अपने आप को सुधारें, वो अपना विश्लेषण करें, तो फिर ये घर घर जाने वाली आया हो सकता है घरों के आनुपातिक संख्या को कम करने के बाद सामाजिक गतिविधियों में भी आ सकती है, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आप सब ये कर सकती हैं, लेकिन आपके घर में काम करने वाली की आर्थिक स्थिति ऐसी हो ऐसा तो कोई जरूरी भी नहीं मनीषा। पर यदि वो ईमानदारी से सम्मान से काम करके अपने आजीविका चला रही है, अपने बच्चों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इससे बड़ा योगदान क्या है? उनका योगदान आपसे कतई कम नहीं है, आपसे कतई कम नहीं है। वो कहा भले ही ये जाए कि भाई वो परिवार के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन सही बात तो ये है कि यदि किसी दूसरे के घर जाकर वो झाड़ू निकाल कर स्वच्छता ला रही है तो ये भी तो देश की ही स्वच्छता का काम है। स्वच्छ बिल्कुल। अभी अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो जब जब भी क्रांतियां हुई हैं जी, कविता का और कवियों का एक बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल निश्चित। आज के समय में क्या आपको लगता है कि किसी क्रांति की जरूरत है, नंबर 1, और है तो कवि का और कविता का उसमें क्या रोल होना चाहिए? 3 प्रश्न हैं आपके। पहला कि नंबर 1 क्रांति की जरूरत है, तो मेरा मानना है कि दुनिया में क्रांति की जरूरत हमेशा रहती है, आज भी है। यदि हो जाए क्रांति तो भी उसके बाद है, क्योंकि क्रांति का अर्थ होता है क्रमबद्ध सुधार, निरंतर सुधार, और सुधार की गुंजाइश कभी कम नहीं होती। इसलिए आज के समय में तो ज्यादा जरूरत है क्रांति की। दूसरा, उसमें कवि का क्या योगदान है। तो निश्चित तौर पर जितनी भी क्रांतियां हुई हैं अभी तक दुनिया भर में, उसमें कवियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। बड़ा महत्वपूर्ण योगदान साहित्यकारों और लेखकों का है। जैसे सबसे पहले हम क्रांति की बात यदि बाहर से शुरू करें तो बोल्शेविक क्रांति हुई सोवियत रूस में, तो 1919 की बात है। तो वहाँ के लेखकों का योगदान था, जो लेनिन थे, कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने जब दास कैपिटल लिखी, इन्होंने जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी तो एक क्रांति हो गई। ऐसे ही 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व के लिए। तो उस क्रांति की बुनियाद में भी तमाम कवियों का योगदान था, लेखकों का योगदान था। वहां पर रूसो हुए, जिनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट को वहां के नौजवान अपने तकिए के नीचे उस पुस्तक को रखकर सोते थे, इतना आदर करते थे। और वो शुरू ही होती सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक की पहली लाइन ही है कि अ मैन इज बोर्न फ्री बट ही इज फाउंड एवरीवेयर इन चेन्स। हम भारत में आए तो भारत में 1947 की जो क्रांति हुई उसकी बुनियाद में तो कवियों का कितना योगदान है। जनगण मन से लेकर वंदे मातरम तक जो उस समय गाए जाते रहे, जिनके कारण देश के युवाओं में और गुलाम भारतीयों में स्वाभिमान का लावा दौड़ने लगा, तो वो वंदे मातरम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। रविंद्र नाट्यगृह के जनगण मन को हमने जो बाद में राष्ट्रगान के रूप में हमारे सामने आए, पोएट्री थी, ये कवि का योगदान था। उसके बाद स्वतंत्र होने के बाद फिर भारत में क्रांति हुई, हम जिसे जयप्रकाश नारायण की क्रांति कहते हैं। 1975 में 76 में इमरजेंसी के समय जब रामलीला मैदान दिल्ली में सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए जयप्रकाश के नारायण में, तो उसके पीछे एक कविता लिखी हुई थी, एक कवि की वाणी थी। वो रामधारी सिंह दिनकर की कविता थी कि काल के घर घर नाथ से ये सदा आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो वहां पर भी जो योगदान रहा उसके बाद वो कविता का योगदान रहा। और वर्तमान में भी, आज की तारीख में भी, यदि इस देश की समस्याओं को, इस देश की राजनीतिक विद्रूपताओं को हजारों नहीं लाखों लोगों के सामने कोई अभिव्यक्त करता है और जिस पर जनता विश्वास करती है, तो वो कवि है। इंदौर का ही मैं उदाहरण लूं, इंदौर में सारी मिलें बंद हो चुकी, लेकिन बंद मिलों के मजदूर इकट्ठे होकर गणेश उत्सव के समय मालवा मिल चौराहा इंदौर पर एक विराट अखिल भारतीय कवि सम्मेलन पिछले 20 साल 21 साल से करवा रहे हैं, और मैं उसे हर साल करता हूं। बंद मिल के हजारों मजदूर इकट्ठे होते हैं, रात भर कवियों की कविताएं सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि हम मजदूरों की बातों को उनके सामने से उठाकर मंच से कहते हुए सियासत के सामने रखते हैं। सियासत कुछ कार्रवाई करे या नहीं करे, यह अलग बात है,
लेकिन मजदूरों के दिल में यह विश्वास है कि कवि बोल रहा है तो यह सही बोल रहा है और पूरी जीदारी के साथ बोल रहा है। आज सामान्यतः मीडिया के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि ये बिकाऊ है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लेकिन कवियों पर यह आरोप नहीं लगता कि ये बिकाऊ है, क्योंकि कवि अभी भी मंच पर जाता है तो वो माँ सरस्वती को नमन करने के बाद जब बोलना शुरू करता है तो फिर उसके लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, वो हर हाल में निष्पक्ष है और उसकी निष्पक्षता ही उसकी ताकत है, उसकी निष्पक्षता ही उसका साहस है। और इसीलिए कवि और कविता को आज जितना मिल रहा है उतना तो बहुत सारे फिल्म स्टार्स को नहीं मिल रहा है। आज के समय में मेरे से जूनियर कई कवि मित्र ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए प्रति मिनट केवल बोलने का ले रहा है और दुनिया उन्हें दे रही है। तो ये कविता की ताकत है। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि वर्तमान में अगर देखें तो एक ही सेक्टर ऐसा है या एक ही वर्ग ऐसा है जिसपे अभी तक इल्जाम नहीं लगा कि वो बिक गए हैं या उन्होंने कुछ ऐसा किया है। ये बड़ी अच्छी बात है। तो यदि मेरे पहले प्रश्न को ही मैं थोड़ा सा एलेबरेट करूं तो आप एक कवि के नजरिए से देखें तो इस समाज को अभी किस तरह की क्रांति की जरूरत है? नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक या और कोई? सबसे पहले तो नैतिक क्रांति की जरूरत है, क्योंकि हम जब तक नैतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे व्यक्तिगत स्तर पर भी, तब तक हम सामाजिक रूप से आगे कैसे बढ़ पाएंगे। मैं दुनिया को ज्ञान देता फिरूं कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। वो महात्मा गांधी की हमने बचपन में कहानी पढ़ी है कि जब एक बच्चा उनके पास आया कि सत्य के प्रयोग गुड़ खाना छोड़ना है, तो महात्मा गांधी ने कहा कि इसको 1 महीने बाद लेके आना। तो वो बच्चे की माताजी उसको लेकर गई और 1 महीने बाद आई। तब गांधी जी ने कहा बेटा गुड़ मत खाया कर। तो वो माताजी ने पूछा कि ये बात तो आप 1 महीने पहले भी बोल सकते थे। तो गांधी ने क्या खूब उत्तर दिया। गांधी जी ने कहा कि मैं उस समय नैतिक रूप से तैयार नहीं था, क्योंकि मैं खुद गुड़ खाता था। तो जब तक मैं नैतिक रूप से तैयार न हूं किसी बात को करने के लिए और कहने के लिए, तब तक नैतिक क्रांति के बगैर ये जो दूसरी क्रांतियां हैं ये उसके बाद के पायदान है, सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति। क्योंकि ये तभी हो सकती है जब हम खुद नैतिक हों। जर्मनी में और इटली की क्रांतियों में हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पे मैजिनी नाम के व्यक्ति थे, गैरिबाल्डी नाम के व्यक्ति थे। तो वो मैजिनी का तो जीवन चरित्र ऐसा था कि सब कुछ इटली का एकीकरण करने के बाद जब वो जाने लगा तो लोगों ने कहा कि भैया तुम तो यहाँ के शासक बन जाओ। उसने कहा मैंने कोई शासक बनने के लिए थोड़ी ये क्रांति का आह्वान करके उसको फतह दिलवाई। मेरा नैतिक दायित्व समाज की व्यवस्था बदलना था, बदल गई। अब आप जाने, आपका कान जाने। वो सन्यासी होके चला गया। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी का भी ऐसा हुआ। जब हम स्वतंत्र हुए तो देश की सारी जनता तो ये चाहती थी कि महात्मा गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, उनसे ज्यादा लोकप्रिय कोई था नहीं। देश की जनता चाहती थी कि राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन उन्होंने तो अपने हाथ से काटी हुई 2 गज सूती कपड़ा लपेटा और कहा भैया न तो मुझे प्रधानमंत्री बनना है न मुझे राष्ट्रपति बनना है। वो तो अपने हाथ में हल्दी की बनाई हुई दवा लेके नोआखाली के दंगा पीड़ितों के बीच पहुंच गए और वहां वो दंगाइयों को हल्दी लगाते रहे कि भैया ठीक हो जाओ, मत लड़ो मत लड़ो। तो गांधी इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि पहले नैतिकता उसके पास थी। तो एक व्यक्ति यदि नैतिकता की पराकाष्ठा की तरफ बढ़ जाए तो फिर अपने वो सराउंडिंग जितने भी लोग आते हैं ना, थोड़े थोड़े नैतिक वो भी अपने आप होने लगते होते जाते हैं। होते हमारे देश में इसका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहली पायदान पर नैतिक क्रांति। यदि मैं नैतिक रूप से बढ़िया हो जाऊं तो फिर मैं सामाजिक क्रांति की तरफ बढ़ूं तो आनंद आए, फिर समाज के लोग राजनीतिक क्रांति की तरफ बढ़ें तो आनंद आए। अब अभी हमारे देश में जितने भी नेता पैदा होते हैं जिन्हें लोग धिक्कारते रहते हैं, तो उसकी बुनियाद में तो भाई हम ही है ना। जैसी फैक्ट्री होगी वैसा ही तो उत्पादन आएगा। हमारे हाथ में जब अधिकार आता है, वोट देने का अधिकार जिसे हम बोलते हैं, तो मनीषा हम ये देखते हैं कि मेरी जाति वाला कौन है, मेरे मजहब वाला कौन है, मेरा रिश्तेदार कौन है, मेरा निजी स्वार्थ कौन हल कर देगा। इस आधार पर हम वोट देते हैं। वो लोग चयन इस आधार पर करते हैं कि क्षत्रिय बहुल समाज में क्षत्रिय को उम्मीदवार बना दो, जैन समाज में जैन को उम्मीदवार बना दो, मुसलमानों का इलाका है तो मुसलमान को उम्मीदवार बना दो। हमारे यहाँ उम्मीदवार क्षत्रिय होते हैं, जैन होते हैं, वैश्य होते हैं, मुसलमान होते हैं। भारतीय उम्मीदवार तो होता ही नहीं, हिंदुस्तानी उम्मीदवार तो होता ही नहीं। जिस दिन हम हिंदुस्तानी उम्मीदवार का चयन करने लगेंगे इन तमाम
क्षुद्र परकोटों से ऊपर उठकर, उस दिन मुझे लगता है कि नैतिकता से जो यात्रा शुरू करने की बात है वो राजनीतिक तक आ जाएगी। और राजनीति में परिवर्तन हुआ तो फिर जैसी गंगोत्री होती है, फिर तो सारी गंगा का पानी वैसा ही पावन होता है। तो इस नैतिक यात्रा को और नैतिक क्रांति को शुरू करने के लिए आप हमारे नए बच्चों को क्या 4 पंक्तियां देंगे? नए बच्चों के लिए तो ये कि प्रयासों के प्रवाहों से मिलती है। 4 पंक्तियां बोला है आपने, तो मुझे अपनी गजल की पंक्तियां हुई। प्रयासों के प्रवाहों से मिलती है, यानी कंटिन्यूअस एफर्ट्स टू योर गोल। प्रयास प्रवाहमान होना चाहिए, रुकना नहीं है। प्रयासों के प्रवाहों से मिलती है, संघर्ष की राहों से मिलती है, सफलता यूं ही नहीं मिलती, माँ बाप की दुआओं से मिलती है। तो अपने माँ बाप को प्रणाम करें, कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहें, संघर्षों से घबराएं नहीं। ये 4 पंक्तियों में मेरा संदेश इसलिए है क्योंकि इस देश का मर्यादा पुरुषोत्तम राम हर सुबह जब उठता था तो तुलसीदास जी कहते हैं, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा। यानी 2 बात समझ लो बच्चों। पहली तो प्रातः काल उठकर, यानी कि सुबह उठो। सुबह उठना जरूरी है। हम तो उठते तब हैं जब मतलब सवेरा देख ही नहीं पाते हैं, सवेरा ही नहीं देख पाते। तो राम को मानने वाले जो लोग हैं, राम की बड़ी पूजा करते हैं, राम का जो मंदिर बनवाते हैं, तो राम के पहले आचरण को धारण कर ले। प्रातः काल उठकर रघुनाथा की, पहले तो सुबह उठ, तो उसके बाद मातु पिता गुरु ना वही माता। उसके बाद पहले अपनी माँ को, पहले माँ लिखा है तुलसीदास जी ने, मातु, फिर पिता और गुरु को। क्यों मातु? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हमारे देश की संकल्पना जो है मनीषा, ये माँ के रूप में। भारत शब्द पुल्लिंग है, किसी लड़के का नाम नहीं होता। लड़के का नाम होता है, लड़की का नहीं होता। लड़की का भारती होता है, भारत लड़के का होता है। लड़के का नाम होने के बाद भी, भारत पुल्लिंग होने के बाद भी इसके साथ हम स्त्रीलिंग लगाते हैं। हम कहते हैं भारत माता की जय, भारत पिता की जय तो नहीं बोलते। हमने कभी अमेरिका माता की जय, रशिया माता की जय या चेकोस्लोवाकिया की माता की जय ऐसा नहीं सुना। तो हम मातृशक्ति को मानते हैं, आराधक हम मातृशक्ति के। इसलिए हमारे यहाँ तीनों जो ताकतें हैं, धन की ताकत, शरीर की ताकत, विद्या की ताकत, इसकी अधिष्ठात्री देवियां है, देवता नहीं है। तो पहले प्रणाम माता को होना चाहिए ना, मातु पिता गुरु ना वही माता। क्योंकि जब हम माता के अनुसार चलते हैं, जिसका जिक्र अभी पिछले सवालों में हम वो आया से लेकर वहां तक आए, कमोबेश वही बात है। हम माता के अनुसार चलेंगे तो फिर भारत माता समृद्ध होने लगेगी। और ये बच्चे घर में जो व्यवहार देखते हैं उसके बजाय जब समाज में आते हैं और वहां से जो डिटोरेशन शुरू होता है, संगत बिगड़ती है, बाकी चीजें बिगड़ती है, तो उसके लिए आप उनको क्या कहेंगे कि कैसे उनको उससे निकलना है, या ऐसा क्या करें, या ऐसी कोई लाइनें आपके पास हो कि वो उसमें एंटर ही ना हो? अब मनीषा, जहां तक मैं समझता हूं, इस तरह की चीजों में एंटर वही लोग होते हैं जिन्हें परिवार से सशक्त संस्कार नहीं मिले। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं वो आत्मश्लाघा कतई नहीं उसे समझे कोई। मैं जिन क्षेत्रों में आया वहां पर जैसे फिल्म जगत में, टेलीविजन जगत में, वहां पर शराब बहुत आम फहम चीज है। लेकिन मुझे मनीषा आज तक कोई चाय भी वहां पर नहीं पिलाया। पर मैंने तुम्हारे यहाँ भी आया तो चाय नहीं पी, मैं पीता ही नहीं। और जब मुझे घर से ऐसे संस्कार मिले कि ये नहीं पीना है, तो मुझे दुनिया की कोई ताकत बिगाड़ नहीं पाई। यदि एक माँ के रूप में या एक परिवार का पिता अपने बच्चों को रोज ऐसे संस्कार दे, तो फिर वो बाहर जो 4-6-8 घंटे स्टूडेंट्स के बीच में जाता है, वो उसे कम प्रभावित कर पाएंगे। क्योंकि वहां के बाद जाने से पहले माता पिता के संपर्क में, जाने के बाद माता पिता के संपर्क में संस्कार बोए जाएं, तो फिर ऐसा होने के चांसेस कम होते हैं। मेरा तो अभी तक का शैक्षणिक अनुभव लगभग 4 दशक का यही है। जिनके माता पिता बच्चों को किन्हीं कारणों से उनकी पालना ही नहीं करते, उन्हें पालने में छोड़ देते हैं दूसरे के यहाँ। बचपन से ही वो दूसरे के घर के पालने में ही बच्चा डोल रहा है, बड़ा होने पे उन्हें कोई और ही पढ़ाने ले जा रहा है। ऐसे बच्चों के बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। सो पेरेंट्स क्या करें? जिस तरह से अभी स्थितियां हैं या सुविधाएं बच्चों को देना है, तो दोनों को काम करना जरूरी है।
और जब दोनों को काम करना जरूरी है तो आजकल एकल परिवार का चलन है और वो जॉइंट फैमिली है नहीं, तो क्या क्या ये घर के यंगस्टर्स को तय करके फिर से जॉइंट फैमिली पे जाना चाहिए, और जाएं तो फिर कैसे? यकीनन जॉइंट फैमिली की अवधारणा मेरे हिसाब से तो एकल फैमिली से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में क्या होता है मनीषा कि यदि मम्मी पापा जॉब पर दोनों जा भी रहे हैं तो दादा दादी या नाना नानी है वो उस उम्र में होते हैं जब वो रिटायर हो चुके होते हैं सामान्यतः। वो बच्चों की परवरिश पर बहुत ध्यान देते हैं, और दादा दादी और नाना नानी से तुम्हें भी मुझे लगता है मुझे भी कि हमें उनसे जितना लगाव होता है वो माता पिता से कतई कम नहीं होता। और वो जो बच्चों को सुनाते हैं, हमारे यहाँ हमने तो बचपन में छोटी छोटी कहानियां और छोटी छोटी वो ताड़ने वाली वार्ताएं, पजल्स, ये इन सब के माध्यम से वो हमें संस्कार देते हैं। तो मेरा मानना है कि जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट जो भारत में रहा वो बच्चों की परवरिश के लिए तो बहुत अच्छा है। और क्या इस नैतिक क्रांति के लिए भी हमको वापस वहीं जाना चाहिए? अच्छी बात है यदि जाते हैं तो। क्या तरीका है, क्या रास्ते हैं? क्योंकि आजकल दुनिया मैं और मेरी हो गई है, हम नहीं बचे हैं। हम वो जो 4 लोग हैं, माता पिता और बेटा बेटी, वो भी हम नहीं है, तो बाकी दादा दादी, नाना नानी, मौसा मैसी, ताऊ ताईसा, ये सब मिलके हम होंगे। इसके लिए आप क्या कहेंगे, कैसे मनीषा, होंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है और बहुत गंभीर समस्या है। बिल्कुल हम इतने सेल्फ सेंटर हो गए हैं। बिल्कुल। मैं अक्सर कवि सम्मेलनों में कहा करता हूँ कि हम इतने ज्यादा चालाक भी हो गए हैं कि भगवान के मंदिर में भी जाते हैं ना तो जूते ऐसी जगह जाकर छोड़ते हैं जहां से भगवान और जूते दोनों एक साथ दिखें, क्योंकि हमारे मन के अंदर ये विश्वास है कि भगवान तो अपने को कल भी मिल जाएगा, लेकिन निगाह चूक गई तो जूते अभी हाल गायब हो जाएंगे। भगवान भी समझता है कि पट्टा भगत बहुत चालू आया, कहते हैं जा बेटा तथास्तु जूते ही खा। तो हम है ना ये दमन के जूते, शोषण के जूते, अन्याय के जूते, भ्रष्टाचार के जूते, ये सब उसी का परिणाम है। हम अपने आप को जरूरत से ज्यादा चालाक और सेल्फ सेंटर बनाने लगे हैं। ये जो परिवार वाली बात भी है ना, ये जो बोला कि मैं मेरा मेरा मेरा, ये बकरी वाली बात जो है, बकरियां ही करती मैं, ये हमें मनुष्य से पशुत्व की तरफ ले जा रही। वास्तव में तो हम ही होना चाहिए। देखिए रामचरितमानस में बड़ा अच्छा प्रसंग है कि जब रावण मरने लगता है तो उसके आखिरी चौपाई उससे द्वारा पूछा जाता है जबकि भाई अब तू क्या करेगा, तो वो कहता है कि मैं बैरी, वो कहता है कि निज भुज बल मैं बैर बढ़ाऊं। मैंने ये बैर जो है रावण से मैंने अपने बल पे बढ़ाया। दय हूं उतर जो रिपु चढ़ी दावा, जिसको उत्तर में ये रिपु ने यहाँ पर चढ़ाई कर दी। ये रावण कह रहा है कब, जबकि पूरा परिवार मर चुका है, अकेला बचा है, अकेला लड़ रहा है ना, रहा न कोई रोवन हारा वो हमने, तब भी वो मैं कर रहा है। और राम क्या है, जीत गए, सब साम्राज्य पूरा विभीषण को दे दिया, अयोध्या में आ गए, चक्रवर्ती सम्राट हो गए। और तब उनसे पूछा कि भाई आपने रावण को कैसे मार दिया, तो सारे रीछ भानर वालू सब भालू वगैरह जितने थे वो सबकी तरफ हाथ बढ़ाकर उन्होंने कहा कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे बल ने रावण मारो, तुम्हारे बल ने रावण को मारा, मैं तो था ही नहीं उसमें। और तिलक विभीषण कह पुनि सारी, और फिर से उन्होंने ऐसा कह के तिलक विभीषण को कर दिया कि तू ही राजा है। तो रावण मैं है, राम हम हैं। तो मैं से हम की यात्रा तो तभी शुरू हो सकती है जब हम निज स्वार्थों को तिलांजलि दें। देखिए आज इंदौर शहर में आश्चर्यजनक बात है कि 100 से ज्यादा वृद्धाश्रम बने हुए, जहां इंदौर में रहने वाले लखपति, करोड़पति और अरबपति संतानों के माता पिता वहां रह रहे हैं। कोई गरीब का नहीं रह रहा है, पंचम की फेल वाले का नहीं रह रहा है इंदौर में, वो सामान्य कॉलोनी वाला नहीं रह रहा, बड़े बड़े घरों के। इसका अर्थ है कि उन्होंने धन तो अर्जित कर लिया, लेकिन संस्कारों के अर्जन करने के मामले में तो वो झुग्गी झोपड़ी वालों से भी बहुत पीछे रह गए। वो लड़ते भिड़ते भले ही हों, लेकिन घर से में आपस में टूटते नहीं है। तो आज इस बात की जरूरत है कि मैं करने के बजाय और खूब धन समेटने के बजाय, जो हमें कविता आती है कि जो कुछ समेटते हो वो सपना है और जो कुछ लुटाते हो केवल वही अपना है। हम अगर हमारे देश की राजनीति की बात करें तो एक कवि की नजर
क्या कहती है? तो इस समय देश की राजनीति जो है मनीषा, वो सामान्यतः ऐसा लगता है विभाजन की तरफ चल रही है। लोगों को हम बांट रहे हैं और बांटने वाली राजनीति जो है वो अंततोगत्वा देश का नुकसान करती है। चाहे वो किसी धर्म के नाम पर हम विभाजित हो रहे हो, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, विभाजन राष्ट्र की एकता के लिए दुष्परिणामदायक होगा, ये बिल्कुल तय है। और ऐसे समय में मुझे, मेरी तो नहीं, अपने कवि मित्र की 4 पंक्तियां ख्याल आती है कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, इस सफर को चंद मीलों में मत बांटिए, एक बहती सी नदिया है ये मेरा वतन, इसे तालों और झीलों में मत बांटिए। तो सुनिएगा और समझिएगा कि कौम को कबीलों में मत बांटिए। ध्यान रखिए, पता भी नहीं चलेगा, वरना हम कम इतने दूर हो जाएंगे कि फिर पास आना बड़ा मुश्किल होगा और बहुत मेहनत लगेगी। बिल्कुल ठीक। आपकी आखिरी सवाल मेरा, आपकी बेस्ट कविता जो आप समझते हैं कि आपने लिख पाए या आपने समर्पित की या आपने रच पाए, जो आपको लगता है, वो मैं चाहूंगी कि आप सुनाए। मनीषा, 4 पंक्तियां सुना देता हूं मैं अपने। यूं तो लंबी लंबी कविताएं लिखता हूं मैं, वो काफी लंबा टाइम लेती हैं। 4 पंक्तियां मैं सुना देता हूं अपने विद्यार्थियों को। मैं जो अक्सर कहता हूं कि मेहनत ऐसी करो कि अमिताभ बच्चन हो जाओ। अभी भी कितनी मेहनत कर रहा हूं इस उम्र में, तो मेहनत ऐसी करो कि अमिताभ बच्चन हो जाओ, लगन ऐसी धरो कि ऐश्वर्या बच्चन हो जाओ। ऐश्वर्या बच्चन इसलिए कि विश्व सुंदरी का खिताब जीतना, उसके लिए उसने अपने पर कितनी मेहनत की होगी खुद पर। तो मेहनत ऐसी करो कि अमिताभ बच्चन हो जाओ, लगन ऐसी धरो कि ऐश्वर्या बच्चन हो जाओ, पर पहले दबोचना सीखो शब्दों की तासीर को। पहले दबोचना सीखो शब्दों की तासीर को, ऐसे दबोचो कि हरिवंश बच्चन हो जाओ। क्योंकि शब्द की ताकत जो होती है वो शब्द ब्रह्म होता है और उसकी ताकत असीम होती है मनीषा। और एक 4 पंक्तियां मुझे ख्याल आती है कि तुलसी ने प्यार किया श्री राम से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तुलसी ने प्यार किया श्री राम से, मीरा ने प्यार किया घनश्याम से। तुलसी ने प्यार किया श्री राम से, मीरा ने प्यार किया घनश्याम से। तुम वतन की माटी से प्यार करना, तुम वतन की माटी से प्यार करना, ईश्वर जगमगाएगा तुम्हारे नाम से। क्या बात है साथियों, हमने बात की एक अंतर्राष्ट्रीय कवि से, जिनके अंदर एक बहुत बड़ा साहित्यकार है और एक बहुत ही शानदार शिक्षक। तो शिक्षक जो होता है वो समाज को बनाता है। हम और आप सब अगर जिंदगी में कुछ भी अचीव कर पाए हैं तो वो उन शिक्षकों की वजह से जो हमारी जिंदगी ने हमें दिए। मेरा निवेदन है और ये आपको करना है, क्योंकि यदि लिखना भूल गए तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। इस पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और आखिरी बात जो अभी मैंने सीखी है, शब्द ऊर्जा है, शब्द ब्रह्म है। तो यदि एक सेंटेंस आप यहाँ से ले जाना चाहें तो ये कि यदि आप भाषा का सम्मान करेंगे तो भाषा आपको सम्मान दिलाएगी। सिर्फ इतनी सी बात साथियों, क्योंकि भाषाएं बहुत बिगड़ रही हैं, हम क्या बोलते हैं सोचते ही नहीं है। आज की इस बातचीत से यदि आप कुछ ले जाना चाहें, आज के बाद कभी भी अपनी भाषा का ध्यान रखिए, अपने शब्द का ध्यान रखिए, भाषा को मान दीजिए, क्योंकि वो मान लौट के आप तक आएगा। जो कुछ भी आपके पास से जाता है वो लौट कर आप तक आता है। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई। ऐसे ही किसी और पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगली बातचीत आप तक तुरंत पहुंच जाए। जय भारत। जय भारत मनीषा।